हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, सिलेबस हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं और हम कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये विजय है अलाउद्दीन खिलजी की। कौन कौन से प्रदेश उसने विजिट किए थे, तो इनको लगाना है इनके कालक्रम अनुसार। तो पहले आपका क्या आएगा, पहले आएगा आपका गुजरात, उसके बाद आएगा आपका रणथंभौर, उसके बाद आपका चित्तौड़ और सबसे लास्ट में आएगा आपके वारंगल। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके गुजरात जो विजिट किया था, गुजरात को विजय कब किया था, आपके गुजरात पे विजय हुई थी 1299 में। रणथंभौर को आपके 1301 में। चित्तौड़ आपके 11, चित्तौड़ कब विजित हुआ था, 1303 में, 1303 में। और वारंगल आपके 1310 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको करना है सुमेलित और नीचे दिए गए कोर्स से अपना आंसर बताना है, अपना उत्तर आपको चुनना है। तो सूची 1 में आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी सूची में प्रावधान दे रखे हैं। तो अनुच्छेद 324 में क्या आता है, आपके निर्वाचन आयोग आता है। 324 में आपका 315 में आता है आपका, 315 में क्या आएगा, वित्त आयोग आएगा। अनुच्छेद 315 में आता है आपके वित्त आयोग। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 280 में आपके वित्त आयोग आता है। 315 में हमने क्या लगा दिया, 315 में आपका लोक सेवा आयोग है, 280 में आपका वित्त आयोग है और 338 में है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या आपके कौन से कथन सही है। तो बताना है कौन कौन से कथन आपके सही है हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में। ओके, हिमालय पर्वत श्रेणी, तो क्या क्या कथन आपको दे रखे हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। नेक्स्ट है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्र जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता अवशेष मिले हैं। लास्ट क्या है आपका, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक तो आपका दूसरा कथन सही है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। और नेक्स्ट आपका तीसरा कथन, नेक्स्ट आपका दूसरा सही है और आपका तीसरा भी सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, तो पहला कथन आपका गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफकाराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर आपके क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या जो अंतर है वो होगा, क्या रिजल्ट आएगा। कोई व्यक्ति आपके संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और वो अंदर की ओर सांस लेता है, अंदर की तरफ है आपके, गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है तो व्यक्ति की गहरी सांस लेने यानी कि इनहेल करने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी
अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया। तो एगमार्क एक्ट जो था वो भारत में आपके कब लागू किया गया था, 1937 में, 1952 में, 1957 में या 1965 में। तो एगमार्क एक्ट भारत में लागू हुआ था आपके 1937 में। एगमार्क एक्ट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गार्डनिंग एंड मार्किंग एक्ट वैधानिक रूप से वर्ष 1937 से अस्तित्व में आया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताने की इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। कालिदास ने आपके रघुवंश लिखी है, भास ने स्वप्नवास वधतम लिखी है, सुबंधु ने आपके कादम्बरी और हर्ष ने आपके रत्नावली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि कादम्बरी की रचना किसने की थी, आपके कादम्बरी की रचना की थी आपके बाण भट्ट ने। बाण भट्ट ने किसने की थी कादम्बरी की रचना, बाण भट्ट ने की थी। सुबंधु जो थे ये आपके संस्कृत के कवि थे, संस्कृत कवि थे। और इनकी रचना क्या है, इनकी रचना का नाम है आपके वासवदत्ता के ये रचयिता है। वासवदत्ता के ये रचयिता है कौन, आपके सुबंधु। बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। सुबंधु द्वारा कादम्बरी नहीं लिखी गई। कादम्बरी आपके बाण भट्ट की रचना है। सुबंधु आपके संस्कृत कवि थे जिन्होंने क्या लिखी है, आपकी वासवदत्ता उनकी रचना है, ये इसके रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार आपके कहाँ से प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से या भारत के संसद से। तो उन्हें प्राधिकार प्राप्त होता है भारत के संविधान से। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, आपके प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची एक में आपको दे रखे हैं दर्रे और दूसरी सूची में दे रखे हैं आपकी समुद्र तल से ऊंचाई। तो देवसा जो है इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 5360 मीटर। रोहतांग की ऊंचाई कितनी है आपकी, रोहतांग दर्रा है ये आपके 3978। बारालाचा, बारालाचा आपके 4850 मीटर है। और बनिहाल आपका हो गया 2832। बनिहाल है कहाँ पर, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है बनिहाल दर्रा, आपके जम्मू और कश्मीर में। बाकी आपके देवसा, रोहतांग और बारालाचा ये कहाँ पर है, ये तीनों के तीनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल में आसानी से घुलनशील है। तो कौन सा इनमें से आपके जल में आसानी से घुलनशील है, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या आपका आयोडीन। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, जल में आसानी से घुलनशील कौन सा है। तो जल में आसानी से घुलनशील है आपके अमोनिया। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वे गैस हैं जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलता पूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वे जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे कि अमोनिया। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य कब बना। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य कब बना था, 1952 में, 1950 में,
1947 में या आपके 1945 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? भारत अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य कब बना था? आपके 1945 में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष के संस्थापक सदस्यों में से एक है भारत। 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945 को 1945 से अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष का सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा कोष में वर्तमान में आपके 191 सदस्य देश हैं। ओके, कितने सदस्य हैं वर्तमान में इसके? वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में सदस्य हैं इसके आपके 191। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। तो रुद्रमा के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से कथन आपके सही हैं। तो क्या क्या आपको दे रखा है? रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों देवगिरी के सेवना को पराजित किया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, यानी कि आपका पहला कथन भी सही है। रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। और नेक्स्ट आपका दूसरा कथन भी सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। ओके, प्रताप रुद्रदेव प्रथम काकतीय वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। काकतीय वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? प्रथम स्वतंत्र शासक थे आपके प्रताप रुद्रदेव प्रथम। ओके, रुद्रमा गणपति देव की पुत्री एवं चौथी स्वतंत्र शासिका थी। जो रुद्रमा थी ये किसकी पुत्री थी आपकी? ये पुत्री थी आपकी गणपति देव की, गणपति देव की पुत्री थी और ये आपकी चौथी स्वतंत्र शासिका थी काकतीय वंश की। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताने की कौन सा राज्य आपका कब गठित हुआ था। तो क्या क्या कौन कौन से राज्य आपको दे रखे हैं यहाँ पर? कौन कौन से राज्य दिए गए हैं आपको? गोवा दे रखा है, तेलंगाना दे रखा है आपका, और झारखंड है, और आपका हरियाणा है। तो इनको बताना है कि ये कब आपके गठित हुए थे। तो गोवा जो गठित हुआ था आपके, गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। ओके, तेलंगाना का गठन कब हुआ आपके? तेलंगाना का गठन हुआ आपके 2 जून सन 2014 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? झारखंड। झारखंड का गठन कब हुआ आपके? 15 नवंबर सन 2000 में आपके झारखंड का गठन हुआ। और हरियाणा का गठन कब हुआ आपके? हरियाणा का गठन हुआ आपके 1 नवंबर 1966 को। ओके, तो अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले आपका आएगा झारखंड, उसके बाद आएगा आपका पहले आपका हरियाणा है, उसके बाद है आपका हरियाणा के बाद आपका गोवा है, हरियाणा, गोवा, झारखंड और आपका तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ओके,
तो सूची एक में भारत के जलप्रपात दे रखे हैं, दूसरी सूची में दे रखी है उनकी अवस्थिति। तो आपको बताना है कि कौन सा प्रपात आपके कहाँ पर अवस्थित है। तो दूध सागर कहाँ पर है आपके? दूध सागर प्रपात जो है ये आपके स्थित है गोवा में। दूध सागर गोवा में। बरकाना कहाँ पर है आपकी? बरकाना कर्नाटक में है। खंडाधार कहाँ पर है? खंडाधार आपके ओडिशा में है। और पलानी कहाँ पर है? पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में है। दूध सागर गोवा में, बरकाना कनाडा में, खंडाधार ओडिशा में और पलानी आपके हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो टायरोसिन के बारे में आपको बताने की कौन सा इसमें से सही नहीं है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रोनिन, नाई एड्रोनिलिन और आपके डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं को दुखी और सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण से क्या अर्थ है? बाह्य ऋण का बढ़ना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में आपको बादशाह दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके दीवान दे रखे हैं। तो आपको बताने की किस बादशाह के आपका कौन सा दीवान था। तो अकबर का दीवान कौन था? अकबर का जो दीवान थे वो आपके मुजफ्फर खान है। अकबर का दीवान मुजफ्फर खान। जहांगीर का असद, जहांगीर का आपके ग्यास बेग एतमाद उद्दौला। शाहजहां का सादुल्ला खान और औरंगजेब का आपके असद खान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति को कौन सा संवैधानिक अधिकार नहीं है आपका? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो राष्ट्रपति को वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड ए के उपखंड क से उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध कराने वाले वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। ओके, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय बिलों को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको मरुस्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको दिए गए हैं देश। तो आपको बताने की कौन सा मरुस्थल आपके किस देश में है। सोनोरन जो है ये आपके कहाँ पर है? सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकान चीन में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन आपके ब्राजील में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। गिब्सन रेगिस्तान आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन कहाँ पर है आपके? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन आपकी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या सिद्धांत है वॉशिंग मशीन के कार्य करने का? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम परासरण या आपका विसरण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपकेंद्रण। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होती है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत यानी कि अर्थात केंद्र के बाहर की ओर होती है। अपकेंद्रीय बल यानी कि आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सब आपकी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंटीपोर्ट व्यापार से आपके क्या तात्पर्य है? निर्यात व्यापार से, आयात व्यापार से, तटीय व्यापार से या आपके निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं? तो एंट्रीपोर्ट से तात्पर्य है आपके निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना आपके स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, नेक्स्ट है आपका रालोट कानून विरोधी आंदोलन, नेक्स्ट उसके बाद है आपका असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये क्वेश्चन है आपका आधा। निम्नलिखित में से पूरा देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना? पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं इसको। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन या आपका असहयोग आंदोलन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन आपके विभाग पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ओके। और घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी। जनता ने जुलूस निकाला। सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया और फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा है कौन से कथन आपके सही हैं? तो इसमें से आपको बताने की कौन सा है कौन से कथन आपके सही हैं। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पहला कथन आपका सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आपका अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे में निर्वाचन में मतदान आपके गुप्त होता है। तो इसलिए आपका कथन पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? तो कौन से देश में आपके पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? पराग्वे में, बोलिविया में, नेक्स्ट आपका अर्जेंटीना में या आपका उरुग्वे में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? पंपास पाए जाते हैं आपके पराग्वे में। ओके, पराग्वे में आपके पंपास पाए जाते हैं। पंपास घास के मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, संताफे,
एंथ्रेयोस एवं करडाबा प्रांत में विस्तृत है। साथ ही आपके ब्राजील के दक्षिणी प्रांत तथा उरुग्वे में भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपको दे रखे हैं कॉमन नेम और दूसरी सूची में दे रखे हैं उनके रासायनिक नाम। तो आपको बताना है कि कौन से पदार्थ का आपके रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का नाम है आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर आपका सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी लक्षण है मुख्यतः द्वितीय क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का या आपके उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका भारत में छिपी हुई बेरोजगारी है आपके प्राथमिक क्षेत्र का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया, क्या कारण था असहयोग आंदोलन स्थगन करने का। आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। ब्रिटिश मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयता पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। या चोरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चोरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं। तो वित्त आयोग के संदर्भ में आपको बताने की कौन कौन से कथन आपके सही हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ना ही आपका पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। ओके, एक आपका अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं और इसका प्रावधान है आपके अनुच्छेद 280 के खंड 1 में। ओके, कुल मिलाकर आपके 5 सदस्य हो गए तथा इसी अनुच्छेद के खंड 3 में अनुच्छेद 280 के खंड 3 में क्या आता है आपके, क्या प्रावधान है इसके तहत वित्त आयोग अपनी सिफारिशों संबंधी प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ना कि आपके नीति आयोग को। ये अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके कर्नाटक में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में। या आपके सिमलीपाल जो है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कहाँ पर है, ये आपके ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ओके, ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपके 1980 में हुई। बाकी आपके सभी सही सुमेलित है, यही आपका सही सुमेलित नहीं था।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। और बात करें इसकी स्थापना की तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन है आपका कथन कसकुटा जो अमर बेल होती है ये परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ए सही है किंतु आर आपका गलत है। कसकुटा एक प्रकार की लता है, इसे अमरबेल भी कहा जाता है। यह परजीवी आवृत बीजी पौधे का एक उदाहरण जिसमें पत्तियों और पर्णरहीम का पूर्णतः अभाव होता है। यह पीले पतले दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी यानी कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। उसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर इसके परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम तथा फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन तथा खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कथन सही है कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या क्या योजना आपको दे रखी है यहाँ पर, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो पहले आपके क्या आया था, पहले आपके समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उसके बाद आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके बाद आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और सबसे लास्ट में आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये आपका कब आया था, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है ये आपके 1980 में आया। वर्ष 1999 में आया आपके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सन 2006 में आया आपके राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और प्रधानमंत्री जन धन योजना आपके वर्ष सन 2014 में आई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। कमेंट कर बताना कैसी थी आज की क्लास, कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।